वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और संकट। तो साथ ही साथ आज हम जानेंगे क्या होता है प्राकृतिक आपदाएं और संकट, और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो और वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी एक चीज़ मिस ना हो और आपके एग्जाम में उसके कारण नंबर्स में फ़र्क ना पड़े। इसी के साथ चैप्टर नंबर आपको 4 और 5 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या मतलब होता है आपका प्राकृतिक आपदा तथा संकट में क्या अंतर है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा और संकट में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत कम सा अंतर है, और इन दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है क्योंकि आपदा और संकट अपने आप में एक अनिवार्य स्पष्ट हो जाता है। एक प्रकार सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए, बट कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिसमें हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जो संकट होता है वो पर्यावरण में हालत के वे तत्व होते हैं जिसमें जन धन को हानि होती है, मतलब जनता को भी हानि होती है और पैसों को भी हानि होती है। लेकिन जो आपदाएं होती हैं ये बड़े पैमाने पर, मतलब ये तो छोटा हो गया, इसमें बड़े पैमाने पर जन धन को हानि होती है और सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाती है, मतलब खत्म मान लीजिए हो जाती है। ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में। इसी के साथ आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि आपदा निवारण और प्रबंधन की अवस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए। आपदा निवारण का मतलब है किसी आपदा से आप कैसे बच सकते हो, और प्रबंधन का मतलब पहले से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। तो हम समझते हैं इसको तीन प्रकार से। एक होता है आपदा से पहले का समय, जिसमें हम आपदा के विषय में एक आंकड़े और जानकारी को, सूचना को इकट्ठा कर सकते हैं और आपदा के संभावित जो क्षेत्र है उसके लिए मानचित्र तैयार कर सकते हैं और लोगों को जानकारी दे सकते हैं ऐसा ऐसा होने वाला है। साथ ही साथ आपदा के समय हम क्या कर सकते हैं, देखिए युद्ध के स्तर पर बचाव हमें करना चाहिए, बहुत बड़े स्तर पर करना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे, और आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं पीड़ित लोगों को वहाँ से निकालना चाहिए। साथ ही साथ जो राहत कैंप हैं जो आपके जहाँ उनको भेजा जाए, उनको रहन सहन की थोड़ी सुविधा मिल जाए और जल और चिकित्सा की सुविधा हमें देनी चाहिए उस आपदा के समय में। अब आपदा के पश्चात हमें सबसे जो मेजर फोकस करना चाहिए वो है आपका पुनर्वास में। पुनर्वास का मतलब होता है कि लोगों को दोबारा उनके जगह पर बसाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ देखिए, इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान की है और परिणाम स्वरूप आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। कहने का मतलब देखिए, इसका समझिए पहले कि आज हमने तकनीकी विकास तो कर लिया है लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता हमने एक बना ली है, और इसके साथ ही जो आपदा है उसको हमने बढ़ावा दे दिया है। तो इसमें देखिए पहला यही है कि मानव द्वारा आपदा को खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलापों का किया जाना। आज के ज़माने में जो मानव है वो खनन बहुत कर रहा है, खुदाई जो आपका ज़मीनों में अंदर कर रहा है सोने की या तेल की लालच में, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है और इस कारण से आपदाओं की सुभेद्यता, मतलब आपदाओं के आने के जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं। और इसी में एक चीज़ है, नदियों के बाढ़ और मैदाने जो आपके एक प्रकार से हैं वहाँ भू उपयोग तथा चाहे भूमि की कीमतों के कारण तटों पर बड़े बड़े नगरों का विकास होना और चक्रवातों का फिर आना, सुनामी का आना, ये सारी की सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके दो कारण हैं। एक ये है कि ये इस चैप्टर में भी है और दूसरा ये आपका फर्स्ट बुक के तीसरे चैप्टर में भी था जिसमें आपका पृथ्वी की संरचना हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें भूकंप क्या होता है, देखो पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है उसमें एक हलचल होती है और जिसमें पृथ्वी हिलने लगती है या आपका तो भूमि का आगे पीछे खिसकना ही भूकंप कहलाता है। इसका एक और डेफिनेशन है कि ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन का महसूस होना या पृथ्वी का हिलना ही आपका भूकंप कहलाता है। यह आप आंसर दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ भूकंप के कारण क्या होते हैं, देखो यार भूकंप के काफ़ी कारण होते हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं कि एक तो मुख्यतः आपकी विवर्तनिक जो प्ले आपकी हलचल होती है जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, चट्टानों के टूटने या खिसकनों से ऐसा मतलब खिसकने से ऐसा होता है, जलाशय के क्षेत्रों में जल के इकट्ठा होने से उत्पन्न हो सकता है, और विवर्तनिक जो भूकंप हैं वो अपने आप में पैदा होने वाले भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इसको हम चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है इसको। अब भूकंप के परिणाम देखिए, भूकंप के बहुत परिणाम होते हैं। पहला तो यही है कि भूकंप का पहला परिणाम है आपका जान और माल की बहुत क्षति होती है, मतलब जन धन की हानि होती है, पैसा बहुत जाता है, लोग भी मर जाते हैं। भूस्खलन, भूमि जो हमारी होती है सतह वो खिसक जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है। आग लग सकती है, जब भूकंप आता है तो आपका गैस सिलेंडर वेंडर जो है या कोई केमिकल है, मान लीजिए कोई गैस है, इसके कारण आग अक्सर लग जाया करती है। और भूकंप के कारण जो तटबंध और बांध है वो टूट जाते हैं जिस कारण से पानी जो है वो आम नगरों में पहुंच जाता है और जिस कारण फिर आपका जो बाढ़ है उसका सिचुएशन का सामना फिर करना पड़ता है। महासागरों और सागरों में बड़ी प्रलय आती है और सुनामी का माहौल हो जाता है, यह भी एक चीज़ आपकी होती है।
इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन आता है कि बाढ़ से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बाढ़ है वो देश के अनेक राज्यों में बार बार बाढ़ आने से कृषि तथा मानव जो है बस्तियां डूब जाती हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसलों को जो बाढ़ है वो फसलों को बर्बाद नहीं करती, वरना आधारभूत ढांचा जो है जैसे सड़कें हो गई, रेल पट्टी हो गया, पुल और नाव, ये बस्तियों को हानि भी पहुंचाता है। साथ ही साथ लाखों लोग जो है बेघर हो जाते हैं और बहुत से लोग अपने मवेशियों के साथ बह जाते हैं। मतलब मवेशी, उनके जो जानवर हैं, गाय भैंस, वे भी मर जाते हैं और वे भी उनके साथ चले जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस बाढ़ से कारण क्या होता है कि हैजा और आंत्र आपका प्रोत या हेपेटाइटिस या दूसरी जल जनित, जिसमें पीलिया और हैजा जैसी भी जो बीमारियां हैं जो जल के खराब पानी की वजह से होती हैं, ये बढ़ जाती हैं, लोगों की मृत्युओं भी इससे हो जाती है। अब चक्रवात क्या होता है, इस बात को समझते हैं। देखिए चक्रवात एक प्रकार से जब निम्न वायु क्षेत्र होता है, निम्न वायु तो आपका कम आपका वहाँ दबाव रहता है, तो चारों ओर आपकी जो वायु है उससे घिर जाता है। ये मान लीजिए निम्न वायु तो का क्षेत्र है, तो उच्च वायु दाब की ओर, ये उच्च वायु दाब इसके चारों ओर उसके घूम जाएगा और फिर क्या होगा कि भैया जो वायु है, जो आपकी एयर है, वो चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायुदाब की ओर चक्कर आपकी चलती है, जैसे मैंने दिखाया अभी आपको। और चक्रवात जो है लगभग वर्षा से सामान्य आपका 50 से 100 सेंटीमीटर तक अधिक होती है और साथ ही तेज हवाओं का, बहुत सारी तेज हवाओं का परिसंचरण होता है। अब चक्रवाती आपदा विनाशकारी क्या प्रभाव होते हैं? देखो पहली बात तो चक्रवात का आकार छोटा होता है और दाब प्रवणता जो आपका दबाव है तीव्र होने के कारण बड़ी आपकी तीव्रता से चलती है और इससे जन धन की आपकी हानि भी होती है बड़ी मात्रा में। और इसी के साथ एक चीज़ होती है, हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, पेड़, बिजली, टेलीफोन के खंभे सब उखड़ जाते हैं, इमारतें आपकी गिर जाती हैं और जर्जर हो जाती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। इन चक्रवातों से भारी वर्षा होती है जिससे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। समुद्र में चक्रवाती आपकी लहरें उठती हैं जिससे मछुआरों को, नावों को खतरा होता है, जनधन को हानि होती है और तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को जनधन मतलब बहुत बड़ी लेवल पे हानि उठानी पड़ती है, जान और माल की। अब देखिए अंत तक अगर आप बने हुए वीडियो में आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई साहब ये लास्ट ईयर का पेपर है, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये आया यही हुआ था कि भाई बताओ कि भारत में बाढ़ क्यों आती है और भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए तथा इन्हें रोकने के उपाय बताओ। देखो यार ये बहुत सिंपल है और एग्जाम में आया हुआ है, एनुअल एग्जामिनेशन में, कोई छोटी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए वर्षा ऋतु में नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। जब वर्षा हो, देखो मान लो इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और इतना बाल्टी, आधा बाल्टी में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए बाल्टी है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, एकदम से मान लीजिए यहाँ बूंदे गिरने लग जाएं और ये पूरी तरीके से भर जाएगा, तो ये पानी उतने में टिका रहेगा या बाहर गिरेगा? आंसर है बाहर गिरेगा। जब ये बाहर गिरेगा तो भाई साहब प्रॉब्लम ये आएगी कि आसपास का इलाका भी गीला होगा। वैसे ही समझ लीजिए कोई आपकी नदी है या समुद्र है जहाँ पानी ऑलरेडी है, अगर उसमें और पानी आएगा तो आसपास के इलाके में ही पानी बहकर जाएगा और यही कारण है कि बाढ़ आपकी आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा निचले हिस्सों में जो आपके हैं वहाँ पे बाढ़ फैल जाती है, जो समतल मैदान होते हैं, और भारी वर्षा जो होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात टूटने और प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलाप के कारण भी होती है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं? असम जो कि आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दामोदर नदी जो है वो शोक कहलाती है। बिहार में कोसी नदी जो है वो बाढ़ लाती है और यह भी वहाँ का शोक कहलाता है। देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चल रही है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त आपका पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ आती है और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में भी आकस्मिक बाढ़, एकदम से बाढ़ आ जाती है, कोई पता नहीं चलता है। अब बाढ़ रोकने के क्या उपाय हमारे सामने हैं? पहला तो यही है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों के तटबंध बनाना, मतलब जो नदी है उसके आसपास आपकी दीवारें या जिस प्रकार से भी पानी को आने से शहर में रोका जा सके, और नदियों पर बांध बनाना ताकि पानी को एकत्रित किया जा सके, पानी बहे ना कहीं और। बाढ़ वाली जो नदियां हैं उनके ऊपर आपका जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कर देना, आपका या प्रतिबंध लगाना आसपास के क्षेत्र में, कोई काम वहाँ नहीं होगा। और इसी के साथ नदियों किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना और बाढ़ क्षेत्रों से जनसंख्या का बसाव जो है नियंत्रण करना कि इस क्षेत्र में लोग नहीं बसेंगे। ठीक है, क्योंकि खतरा है वहाँ पर। और इसी के साथ आपका तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्रों की, कि भैया आसपास के जो आपके तटीय क्षेत्र है जहाँ पे आपका समुद्र है या कोई नदी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे खासकर लोगों को एक सूचना केंद्र बना दिया जाए ताकि लोगों को प्रसारण दे दिया कि भाई इधर खतरा है। जैसे आपका तटीय क्षेत्र है, ये आपका पूर्व का तट है, पश्चिम, तो यहाँ पे आपका चेक पोस्ट बना दे और उन लोगों को पता रहे और वो लोगों को अवेयर कर दे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आप समुद्र की ओर ना आओ, तटों की ओर ना आओ। ये चीज़ें हैं।
अब यह क्वेश्चन भी आया हुआ था और दोनों अंतर में ही था कि पहले ऊपर वाला आपका और में था, फिर ये था। अब सूखा क्या होता है? देखो यार, विशेष किसी क्षेत्र में सामान्य समय में आपका जो समय में सामान्य से भी कम वर्षा होती है। जैसे सामान्य का मतलब होता है लगभग मान लीजिए कि 50 से 100 भी एक नॉर्मल रेंज कह सकते हैं। वैसे 50 तो कम होता है, मान लीजिए 100-90 का रेंज जो भी है या 80 का रेंज है, इतने सेंटीमीटर वर्षा नहीं हुई। तो देखो कई जगह जैसे जरा आपका जैसलमेर है, जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वो सूखा क्षेत्र आपका है। एक महाराष्ट्र का क्षेत्र है लातूर, ठीक है, लातूर। अभी कुछ समय पहले ही 2-3 साल पहले वहाँ की खबर थी कि वहाँ बिल्कुल सूखा सा पड़ गया था। तो वहाँ वर्षा जब नहीं होती इस कारण ऐसा होता है। अभी क्या इसके आपके प्रकार है? एक आपका होता है मौसम विज्ञान संबंधित आपकी सूखा, एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और वर्षा की कमी हो जाती है। दूसरा होता है कृषि सूखा, इसमें भूमि आर्द्रता भूमि की जो आर्द्रता है वो सूख जाती है और जल के अभाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसे कृषि सूखा करते हैं। और ये अपर्याप्त मानसून, जब मानसून लेट होता है या नहीं होता तो उसके कारण होता है। साथ ही साथ जल विज्ञान संबंधित सूखा, जिसमें धरातलीय भूमिगत जो जलाशय हैं जल के एक स्तर तक सीमा के नीचे जाए तो वृष्टि द्वारा ही जल पूर्ति ना हो, उसे जल विज्ञान संबंधित सूखा कहते हैं। और भूमिगत तथा सतही जल का इसमें अतिशोषण होता है। इसमें मतलब भूमिगत और सतही जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है पारिस्थितिक सूखा, जिसमें पारिस्थितिक जो आपके तंत्र है उसमें जल की कमी हो जाती है, उत्पादकता की कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव आपका उत्पन्न हो जाता है। इसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं, जिसमें हम जल का स्तर लगातार जो घटता है, ऊपर हमारा पानी है वो घटता है। अब क्या तरीके हैं, क्या निवारण है, जल को कैसे हम ला सकते हैं? तो एक तरीका हमारे पास है लोगों को तत्कालीन सेवाएं प्रदान करना और सुरक्षित पेयजल आपका वितरित करना, पशुओं के लिए चारागाह, व्यक्तियों के लिए भोजन और उनके लिए सुरक्षित चीज़ें प्रदान करना, स्थान प्रदान करना। दूसरा ये है कि जल आपका भंडारों की खोज करना जिसके हमें जल मिल जाए, और भौगोलिक सूचना तंत्र मतलब GIS जो है उसकी सहायता ली जाए। और इसी के साथ वर्षा के जल का संग्रहण, जो वर्षा का पानी नीचे गिरा, जैसे भारत में तो वेस्ट हो जाता है, पूरे नालों में गिर जाता है, उसका संचय किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, छोटे छोटे आपके बांधों का निर्माण भी किया जाए और अधिक जल वाले क्षेत्रों को निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से जोड़ा जाए। जैसे हमारा MP का जो इलाका, यहाँ पे नदियाँ आपका सिर्फ नर्मदा नदी है और बहुत सारे इलाके सूखे पड़ जाते हैं। तो छोटी छोटी जो आपकी नहर नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए ताकि उस इलाके में भी आपका सूखा की स्थिति देखने को ना मिले। देखिए अब क्वेश्चन सारे के सारे आपको मैंने करवा दिए हैं। इसमें आप एक इसका जो तरीका और होता है आपका, मतलब कि किस प्रकार से आप रोक सकते हैं, तो आप वृक्षारोपण कीजिए, वनों को लगाइए, जिससे सूखा काफ़ी हद तक आपका छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वन जो होते हैं वर्षा करवाने में आपके काफ़ी सहायक होते हैं। अब यहाँ के आपके रहे किस प्रकार से आप अपना मतलब सूखे की जो स्थिति है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो साथ ही साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।